हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आई होप आप बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के भौतिक विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रकाश होता क्या है। तो आइए हम इसे विस्तृत रूप से समझते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। मतलब प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अतः किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो वास्तव में जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो तभी वह वस्तु हमें दिखाई देती है या तभी हम वह वस्तु देख पाते हैं। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट होगा प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण क्या क्या हैं? तो आगे बढ़ते हैं हम प्रकाश के गुण में। तो पहला प्रकाश का गुण है, तो प्रकाश सरल या सीधी रेखा में गमन करता है। पहला हमारा पॉइंट है प्रकाश जो है सरल रेखा में या सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा हमारा पॉइंट है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। संचरण मतलब चलना होता है। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह एक क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग की ये खासियत होती है कि उसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला हमारा पॉइंट है कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। मतलब अगर कोई अपारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु मतलब जिस वस्तु के इस पार से उस पार हमें कुछ न दिखाई दे या प्रकाश इस पार से उस पार बिल्कुल न जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु। तो जो प्रकाश होती है अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाती है। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आगे हम बढ़ें तो अगला हमारा पॉइंट है प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। मतलब प्रकाश जिससे निकलता है। तो प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत प्राकृतिक और मानव निर्मित होते हैं। मतलब जो प्रकाश स्रोत होता है वो नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिशियली मतलब कि मानव निर्मित भी हो सकता है। जैसे सूर्य, तारे, ये सब क्या हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं। मतलब ये मानव के द्वारा बनाए नहीं गई हैं, ये क्या है, ये प्राकृतिक स्रोत है। और मोमबत्ती हो गया, लैंप, दिया, बल्ब आदि ये सब क्या है, मानव निर्मित है। ये सब मानव द्वारा बनाए जाते हैं जो कि एक प्रकाश स्रोत हैं। तो आगे हम बढ़ें। अगला हमारा पॉइंट है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। मतलब प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे लालटेन जो हुआ, लैंप आदि में जो तेल होते हैं उसमें जो संचित रासायनिक ऊर्जा होती है वो क्या होती है, प्रकाशीय ऊर्जा में बदल जाती है। जैसे बिजली के बल्ब और टार्च में क्या लगे होते हैं, बैटरी लगी होती है। तो बैटरी में क्या होता है, तो बैटरी में विद्युत ऊर्जा होती है जो कि उस टॉर्च में लगे हुए बल्ब में जब जाती है तो विद्युत ऊर्जा ही आगे चल करके किस में बदलती है, प्रकाशीय ऊर्जा में। तो बिजली का बल्ब और टार्च विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदल देता है। अतः जो प्रकाश होता है वो क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो प्रकाशीय उत्पत्ति के आधार पर वस्तुओं को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला हमारा जो वस्तु का प्रकार होगा वो क्या है, प्रदीप्त। प्रदीप्त को हम अदीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। प्रदीप्त कहिए या फिर दीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त किसे कहते हैं, वे वस्तुएं या जो वस्तु स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, बिजली और जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब क्या हैं, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। ये स्वतः ही प्रकाशीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है।
अगला हमारा पॉइंट है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त को हम अदीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। तो अदीप्त किसे कहते हैं? जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं उसे हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं या फिर अदीप्त वस्तुएं। जैसे टेबल हुआ, कुर्सी, पुस्तक, पौधे आदि, ये सब क्या हैं? अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं हैं। तो अदीप्त फिर से देखिएगा, जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं उसे हम अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो जब किसी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकरा करके, मतलब किसी स्वतः प्रकाश उत्सर्जन करने वाले वस्तु से प्रकाश जब निकलेगा और किसी अप्रदीप्त या किसी अदीप्त वस्तु से टकराता है तो वह हमारी आंखों पर जब पड़ता है तो तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जब किसी दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलता है, क्योंकि दीप्त वस्तु की खासियत क्या है? वह स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो उससे प्रकाश जब निकलता है तो किसी ऐसे वस्तु से पड़ता है जिस पर मतलब प्रकाश जिससे खुद न निकल सके। तो उस वस्तु पे जब पड़ेगा तो प्रकाश उस वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों पर पड़ेगा और तभी हम उस वस्तु को देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा हेडिंग है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? तो आइए डिस्कस करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है? जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ते हैं, मतलब जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो सूक्ष्म कणों पर पड़ने पर प्रकाश के कुछ भाग क्या हो जाते हैं? वे सूक्ष्म कणों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और अवशोषण के पश्चात वे सूक्ष्म कण उन्हें क्या करते हैं? अपने चारों ओर बिखेर देते हैं या फैला देते हैं। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन। या फिर आप दूसरे शब्दों में सुनिए कि जब प्रकाश किरण सूर्य से चलकर वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों द्वारा इनका क्या कर दिया जाता है? फैलाव। मतलब कि जो सूर्य की प्रकाश किरण होंगे वे वायुमंडल में पहुंचने के बाद उसमें उपस्थित सूक्ष्म कणों के द्वारा ये क्या कर दिए जाते हैं? फैला दिए जाते हैं। तो प्रकाश के फैलने की यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। अगला हमारा पॉइंट है प्रकाश की किरण या लाइट ऑफ रे। तो किसी प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में गमन करता है। एक सरल रेखा में चलने वाला प्रकाश की जो किरण होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। मतलब जो प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है तो उस सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है किरण पुंज। तो किरण पुंज होता क्या है? तो प्रकाश की किरणों के समूह को, मतलब अगर वो प्रकाश की एक किरण है तो उसे हम प्रकाश किरण कहेंगे, और बहुत सारे प्रकाश किरणों का अगर समूह है तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला प्रकार है आपका अपसारी, दूसरा है समांतर किरण पुंज, तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। तो पहला अपसारी, दूसरा है समांतर, तीसरा है अभिसारी। डाइवर्जिंग बीम एंड पैरेलल बीम एंड कन्वर्जिंग बीम। तो आइए इन्हें हम अलग अलग वे में पढ़ते हैं। पहला हमारा है अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी क्या होता है? फिगर में आपको एकदम क्लियरली दिखाया जा रहा है। तो पहले फिगर में आप देखिए अपसारी, दूसरा जो आपका फिगर है वो क्या है? समांतर। ये वाला अपसारी और ये समांतर आपका ये है अभिसारी। तो फिगर के माध्यम से एकदम क्लियर तरीके से आप लोग देखिएगा। तो क्या है अपसारी किरण पुंज? तो जब प्रकाश किरण या जब किरण पुंज, प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से होकर निकलकर आगे की ओर फैलती हुई प्रतीत होती हैं। तो आप पहले फिगर में देखिए, मान लीजिए ये कोई प्रकाश स्रोत रहा होगा तो इससे प्रकाश क्या है? बाहर की ओर निकल रहा है, कुछ इस प्रकार से ना। तो ये बाहर की ओर क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो जब प्रकाश किरण या जब प्रकाश किरण पुंज एक बिंदु से होकर बाहर की ओर फैलते हुए प्रतीत होते हैं तब हम उन्हें क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, आगे देखें। दूसरा है हमारा समांतर किरण पुंज। दूसरा क्या है? समांतर किरण पुंज। तो ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती हैं,
तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। इसके पहले वाले फिगर में आप लोगों ने देखा होगा। तो बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य से आने वाली जो किरण पुंज होती हैं वे समांतर किरण पुंज ही मानी जाती हैं। मतलब जो सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें हमारे पृथ्वी पर पहुंचती हैं वो भी किस माध्यम में आती हैं, समांतर किरण पुंज के रूप में ही आती हैं। तीसरा हमारा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या है, तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए, अपसारी और अभिसारी में यही अंतर होता है। जो अपसारी किरण पुंज होते हैं वे एक ही बिंदु से बाहर की ओर फैलते हुए प्रतीत होते हैं, और जबकि अभिसारी किरण पुंज में ये एक बिंदु पर आकर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। देखिए, आकर एक जगह पर एक बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। अतः ऐसे किरण पुंज को हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, घट जाती है। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं ना इस प्रकार से, तो क्या होता है, इनके बीच की दूरी घट जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अगला हमारा हेडिंग है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ होता क्या है, जिसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से एक पार से मतलब इस पार से उस पार पार कर जाती है, तो उसे हम क्या करते हैं, पारदर्शी पदार्थ। या ऐसे भी आप कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनसे हम मतलब कि जिनमें से हम इस पार से उस पार एकदम आसानी से देख सके, एकदम साफ तरीके से, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हुआ, पानी और हवा, इनमें हम क्या करते हैं, इस पार से उस पार आसानी से देख सकते हैं। जैसे कांच हुआ, चश्मे में इस पार से उस पार हम एकदम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पानी हुआ, उसमें भी हम स्पष्ट देख सकते हैं। हवा हुआ, उसमें भी हम एकदम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगला हमारा हेडिंग है पारभाषी पदार्थ। पारभाषी या पारभाषी को हम क्या कहते हैं, अर्ध पारदर्शी भी कहते हैं। अर्ध पारदर्शी, तो वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश एक छोटे से भाग से होकर, मतलब उनसे प्रकाश की कुछ मात्रा इस पार से उस पार चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, पारभाषी पदार्थ या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, बैलून का जो रबर है, आँख की पलक, ये सब क्या है, ये सब पारभाषी पदार्थ हैं। पारभाषी पदार्थ होता क्या है, इन पर जब प्रकाश पड़ती है तो कुछ मात्रा में इनसे होकर वो उस पार चली जाती है। ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं जाती है, थोड़ा मतलब प्रकाश का थोड़ा भाग ही इस पार से उस पार जा सकता है। आगे देखते हैं हम। अगला हमारा पॉइंट है अपारदर्शी पदार्थ। तो देखिए, इनके क्लियरिटी के बेस पे पदार्थ भी 3 भाग में बांटे गए थे। पहला आपने पढ़ा पारदर्शी, दूसरा था हमारा पारभाषी, तीसरा है हमारा अपारदर्शी। पारदर्शी में आपने पढ़ा कि प्रकाश इस पार से उस पार पूरी तरीके से जा सकता है। पारभाषी में आपने पढ़ा प्रकाश की कुछ मात्रा इस पार से उस पार जा सकती है। और तीसरी हमारी हेडिंग है अपारदर्शी, जिसे हम ओपेक कहते हैं। ठीक है, तो अपारदर्शी क्या होता है, तो वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर बिल्कुल भी न जाने दें, मतलब प्रकाश इस पार से उस पार बिल्कुल न जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, धातु की प्लेट आदि, ये सब क्या हैं, अपारदर्शी। इससे होकर प्रकाश इस पार से उस पार बिल्कुल भी नहीं जा सकती। अगली हमारी हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, तो ध्यान से देखिएगा। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, तो जब प्रकाश की किरण किसी कांच के या किसी वस्तु पर पड़ करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश के वापस लौटने की यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। तो आइए देखते हैं हम। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की जो क्रिया होती है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अच्छी तरह से पॉलिश लगी हुई चिकनी सतहों पर पड़ने वाला प्रकाश का अधिकांश भाग उसके द्वारा लौटा दिया जाता है, अर्थात जो प्रकाश का भाग लौटा हुआ होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, परावर्तित कहते हैं। तो समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। जो समतल दर्पण होता है वो प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है। समतल दर्पण
चिकने कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है। प्रकाश की किरणें को मतलब कि प्रकाश की किरणों को जो दर्शाने वाला चित्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। जो प्रकाश की किरणों को दिखाने वाला आरेख होता है उसे हम क्या कहते हैं, किरण आरेख होते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरण किसी कांच के चिकने सतह से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश के वापस लौटने की यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना जो है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आगे देखते हैं हम। अगला हमारा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या क्या हैं, मतलब अगर परावर्तन हो रहा है तो उस पर कुछ नियम लागू होते हैं, वे कौन कौन से नियम हैं आइए डिस्कस करते हैं। तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है उन नियम को परावर्तन नियम कहते हैं। इनके कुछ नियम की व्याख्या निम्नलिखित है। आइए हम आगे देखते हैं इनके नियम क्या क्या हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों उस तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब आप फिगर से देखिएगा, मान लीजिए ये आपका दर्पण रहा है, ठीक है, ये आपका दर्पण है, नीचे पॉलिश किया हुआ है। तो क्या होगा, प्रकाश किरण एक आई, जो आने वाली प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण, और जो लौटने वाली प्रकाश किरण होगी उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा फिगर होगा, ये हमारा फिगर है, ठीक है। अब बीच में क्या होता है, हमारा अभिलंब होगा। बीच में क्या होगा, हमारा अभिलंब, ये हमारा अभिलंब। अभिलंब होता क्या है, यह एक काल्पनिक रेखा होती है जो आपतित किरण और परावर्तित किरण को एक दूसरे से क्या करती है, अलग करती है, ठीक है। तो ये फिगर रहा आपका प्रकाश का परावर्तन का, ठीक है। तो पहला नियम क्या कह रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों दर्पण के एक ही तल पर स्थित होते हैं। मतलब ये तल रहा आपका, इसी पे सब क्या हैं, स्थित हैं, ठीक है। तो ये दर्पण के एक ही तल पर स्थित होते हैं और इस तल को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। जिस तल पर ये तीनों बिंदु स्थित होते हैं इसी को हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। यही हमारा क्या है, आपतन बिंदु है, ठीक है। तो पहला हमारे प्रकाश परावर्तन का नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु ये उस दर्पण के एक ही तल पर, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, ठीक है। और उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा क्या है कि आपतन कोण, यहाँ पे क्या है, आपतन कोण को हम किससे दिखाते हैं, आई से, स्मॉल आई। ये क्या है, आपतन कोण, और स्मॉल आर क्या है, परावर्तन कोण, ठीक है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अर्थात आई बराबर क्या होता है, आर। आई क्या है, आपतन कोण, और आर क्या है, परावर्तन कोण। अच्छा, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण होता क्या है, तो ये देखिए, अभी आपने फिगर देखा था कुछ इस प्रकार से, ये आपका फिगर हुआ, ठीक है। ये आपका अभिलंब हो गया। तो अभिलंब से और आपतित किरण के बीच ये वाला क्या हमारा है, ये वाला हमारा आपतित किरण है, ये वाला हमारा क्या है, परावर्तित किरण है, ठीक है। तो आपतित किरण और ये हमारा क्या है, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण, जिसे हम स्मॉल आई से दिखाते हैं। और ये क्या है हमारा, परावर्तन कोण, जिसे हम स्मॉल आर से दिखाते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब अगला हमारा पॉइंट है, आपतित किरण कहते किसे हैं। ये हमारा हेडिंग है, आपतित किरण या इंसिडेंट रे किसे कहते हैं। तो किसी सतह पर पड़ने वाली जो किरण होती है, मतलब अगर ये दर्पण है हमारा, ये दर्पण है, ठीक है। तो इस पर जो पड़ने वाली ये किरण होगी प्रकाश की, ठीक है, प्रकाश की जो पड़ने वाली किरण होगी यही क्या कहलाती है, आपतित किरण। तो किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की जो किरण है वही क्या है, आपतित किरण कहलाती है। अगला है हमारा आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो
जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, या आप ऐसे भी कह सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर दर्पण के जिस तल के जिस बिंदु पर स्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अगला हमारा पॉइंट है परावर्तित किरण। अगला हमारा हेडिंग है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। तो जिस माध्यम से होकर, जैसे हवा से चलकर प्रकाश आपतित किरण सतह पर आपतित होती है, उसी माध्यम में गई प्रकाश की किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। मान लीजिए ये हमारा दर्पण है और ये क्या है, पॉलिश किया हुआ, क्योंकि परावर्तन के लिए निचला हिस्सा क्या होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए, ठीक है। तो जब इस पे प्रकाश की किरण पड़ेगी तो आने वाली प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण, और जाने वाली को परावर्तित किरण। तो यह हमारी क्या है, परावर्तित किरण है, ठीक है। और ये क्या है, आपतित किरण, और ये हमारा क्या है, अभिलंब, ठीक है। तो अभिलंब होता क्या है, अभी हमने आपको बताया था, जो आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करता है वही क्या है, अभिलंब होता है। और यह क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है, मतलब ये दिखाई नहीं देती है, बस हम इसे मान लेते हैं यह एक काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है। तो अगला हमारा पॉइंट है अभिलंब। अभिलंब क्या है, नॉर्मल जिसे हम कहते हैं। तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को, उस बिंदु को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। मतलब तो कोई अगर समतल सतह है, उसके बिंदु पर जो ये लंब खींचा जाता है उसके मिड में, वही क्या है, हमारा अभिलंब होता है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है आपतन कोण। आपतन कोण होता क्या है, तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य खींचा गया, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। और दूसरा हमारा है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या है, तो परावर्तित किरण और आपतन कोण के बीच, परावर्तन कोण होता क्या है, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण जो होता है वही क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। अभी आप फिगर के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब। अगला हमारा हेडिंग है इमेज। व्हाट इज इमेज, प्रतिबिंब क्या है, ठीक है। तो किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, वही बिंदु पर, मतलब जहाँ पर ये आकर मिलेंगी उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद, दर्पण पर पड़ने के बाद जब ये परावर्तित होंगे तो जिस बिंदु पर ये आकर मिलेंगे वही क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो आइए हम फिगर के माध्यम से देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा दर्पण है, ठीक है, और दर्पण है, परावर्तन अगर होना है तो पिछला हमारा पार्ट क्या होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए। इस पे क्या होगा, किसी भी प्रतिबिंब, ये पॉइंट व्यू की बात है कि किसी भी प्रतिबिंब को बनने के लिए सदैव हमें दो किरणों की आवश्यकता होती है। एक किरण से कभी भी प्रतिबिंब का निर्माण नहीं हो सकता। तो आने वाली किरण, एक किरण आई दर्पण पर पड़ी, वहाँ से क्या हुई, परावर्तित हो गई, ठीक है। क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि प्रतिबिंब को बनने के लिए सदैव दो किरणों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जो ये दो किरण हैं, मान लीजिए पहला आया, परावर्तित हुआ, दूसरा किरण प्रकाश का ये पड़ा और ये भी क्या हुआ, परावर्तित हुआ, ठीक है, ये भी परावर्तित हुआ। तो आप देख रहे हैं ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट किए हैं, जिस बिंदु पर ये आकर मिले हैं, वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है वास्तविक प्रतिबिंब जिसे हम रियल इमेज कहते हैं। दूसरा हमारा है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब जिसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक जिसे हम रियल इमेज कहते हैं, दूसरा हमारा है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब जिसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम आगे और वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को पढ़ते हैं। तो पहला हमारा है वास्तविक प्रतिबिंब, कि वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है, रियल इमेज। व्हाट इज रियल इमेज, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ने के बाद, जब वे परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में ये मिलती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक
प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव जो होता है वो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? सदैव पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब की एक और खासियत है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सदैव क्या होता है? उल्टा होता है। मतलब अगर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक हो रहा है तो वस्तु से हमेशा क्या होगा? उल्टा। अगर वस्तु आप सीधा रख रहेंगे तो अगर आप वस्तु सीधा रखे हैं, अगर उसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो हमेशा क्या होगा? वास्तविक होगा। और अगर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो वो हमेशा क्या होगा? काल्पनिक होगा या फिर आभासी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, जिसे हम वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें परावर्तन के बाद जो प्रकाश किरणें होंगी वो उस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, एकदम क्लियर तरीके से नहीं आती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं। तो जब ये प्रतीत होती हैं तब उसे हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अभी आपने पढ़ा था कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और अगला हमारा पॉइंट है कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सदैव क्या होता है? सीधा होता है। अभी हमने आपको बताया था, अगर प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा है तो हमेशा क्या होगा? आभासी होगा। क्या होगा? आभासी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। मतलब समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनती हैं उनकी कुछ विशेषताएं क्या क्या हैं? पहला है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अगर समतल दर्पण है तो प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा हमारा पॉइंट है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। मतलब समतल दर्पण में अगर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु के आकार के बराबर भी प्रतिबिंब का आकार होगा। मतलब अगर वस्तु के प्रतिबिंब के सामने, दर्पण के सामने 1 मीटर की वस्तु रखी गई है तो प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर, समतल दर्पण के अंदर 1 ही मीटर का बनेगा। ठीक है, तीसरा हमारा है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सदैव सीधा बनता है। ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब क्या बनता है? वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा। अगला पॉइंट है हमारा, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से मतलब जैसे आप समतल दर्पण में, पार्श्विक रूप का मतलब ये हुआ, मान लीजिए ये आपका दर्पण है। ठीक है, पीछे क्या है आपका? ये पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, पीछे पॉलिश है। तो इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, मान लीजिए हमारा वस्तु क्या है? कोई वस्तु हम मान लेते हैं, वस्तु हमारा क्या है? P है। हमारा वस्तु क्या है? P है। ठीक है, तो इधर जब वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो क्या बनेगा? कुछ इस प्रकार का। ठीक है, तो पार्श्विक उल्टे का मतलब यही हुआ, P आपने सीधा रखा था लेकिन उसमें प्रतिबिंब कैसा बना है? इस प्रकार से। यही है हमारा क्या? पार्श्विक उल्टा। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है कि प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? आभासी होगा। क्यों? क्योंकि भाई हमने आप पहले ही ऊपर पढ़ लिया है कि वस्तु जो होगा वो प्रतिबिंब के आकार का होगा और सीधा बनेगा। कहीं भी अगर वस्तु सीधा बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब अगर सीधा बन रहा है, इसका मतलब यही होगा कि प्रतिबिंब क्या होगा? वो आभासी होगा। और प्रतिबिंब अगर वास्तविक है, प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो वो सदैव वस्तु से क्या होगा? वस्तु अगर सीधा है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक है, ये रूल लागू होते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा वस्तु जितना उसके आगे होगा। मतलब प्रतिबिंब जो है दर्पण के उतने ही पीछे बनेगा जितना आप वस्तु को दर्पण के आगे रखेंगे। जितना आप वस्तु को दर्पण के आगे रखेंगे प्रतिबिंब उतना दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होता क्या है? स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? तो गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका एक भाग क्या हो? परावर्तक पृष्ठ हो और दूसरा भाग क्या हो? पॉलिश किया गया हो या फिर कलई किया गया हो,
उसे हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण। तो फिर से सुनिएगा, गोली दर्पण किसी खोखले गोले का वह भाग होता है जिसका एक भाग क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो या परावर्तक सतह हो और दूसरा क्या हो, पॉलिश किया गया हो। ठीक है, तो गोली दर्पण के प्रकार, अगला हमारा हेडिंग है गोली दर्पण के प्रकार। तो गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोली दर्पण जो होते हैं वो मुख्यतः, पहला हमारा है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब क्या होता है, अवतल दर्पण। ये क्या है, पहला हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण होता क्या है, वह गोली दर्पण जिसका पृष्ठ मतलब जो अंदर वाला भाग होगा हमारा, एक सेकेंड, तो गोली दर्पण क्या है, जो हमारा गोली दर्पण होता है, एक सेकंड रुक जाइएगा, ठीक है। तो गोली दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, मतलब किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका एक भाग क्या हो, परावर्तक पृष्ठ और दूसरा भाग क्या हो, पॉलिश किया गया हो। ठीक है, वो होता है गोली दर्पण। गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर, जिसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण का वह भाग मतलब गोली दर्पण का, किसी गोली दर्पण का वह भाग जिसका अंदर वाला है, मतलब जिसका दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो और उभरा हुआ भाग क्या हो, पॉलिश किया गया हो। जिसका दबा हुआ मतलब अंदर का दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो और उभरा हुआ भाग क्या हो, पॉलिश किया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की। ठीक है, उभरा हुआ भाग क्या होगा, पॉलिश किया गया होगा और ये अंदर का भाग क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। कुछ इस प्रकार से प्रकाश आकर के चलेंगी। ठीक है, ये होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का अगला हमारा पॉइंट है अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या हैं, ठीक है, तो आगे देखते हैं हम अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो दाढ़ी बनाने के काम में आता है। पहला हमारा पॉइंट है कि अवतल दर्पण का उपयोग किस में होता है, दाढ़ी बनाने में। दूसरा क्या है, आँख, दांत, कान, नाक, गले मतलब इत्यादि में डॉक्टर जो होते हैं वो उनके इस अंग को निरीक्षण करने में, मतलब आँख, कान, दांत, नाक, गले, इनके अंदर की चीज़ों को देखने के लिए जो डॉक्टर हैं उनके निरीक्षण करने के लिए उसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। टेबल लैंप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोटर कार, रेल इंजन तथा सर्च लाइट, मतलब किसी वस्तु को खोजने के लिए जो लैंप लिए जाते हैं उसमें भी क्या होते हैं, अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स। अवतल को हम कॉनकेव कहते हैं, उत्तल को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो किसी गोली दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर, मतलब कि जिसका उभरा हुआ भाग क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो और जिसका दबा हुआ भाग क्या हो, मतलब अवतल दर्पण का दबा हुआ भाग कलई किया गया हो और उभरा हुआ भाग क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो। तो अवतल दर्पण का फिगर कुछ इस प्रकार के होगा, एक सेकंड रुक जाइएगा। अवतल दर्पण का फिगर कुछ इस प्रकार से होगा, दबा हुआ भाग क्या होगा, पॉलिश किया गया होगा और उभरा हुआ भाग क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। ठीक है, तो प्रकाश इस प्रकार से आकर के मुड़ जाया करेंगी। ठीक है, प्रकाश इस प्रकार से आकर के परावर्तित हो जाएंगे और अंदर की तरफ क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। अंदर की ओर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये जो डॉट डॉट लाइन है वो क्या इंडिकेट करती हैं, आभासी को, और जो ये रियल इमेज है ये वाली, ये क्या करती हैं, ये वास्तविक प्रतिबिंब को दिखाती हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण वो होता है किसी गोली दर्पण का वह भाग जिसका उभरा हुआ भाग क्या हो, परावर्तक पृष्ठ है तथा दबा हुआ भाग
या वक्रित भाग, जो वक्र में उसका भाग होगा, दबा हुआ भाग होगा, वो क्या हो उसका पॉलिश किया गया, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के उपयोग को आगे हम क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या हैं। पहला है कि मोटरसाइकिल में ड्राइविंग करते समय जो सीट के पास लगा हुआ होता है दर्पण, जिससे ड्राइवर पीछे से आने वाली गाड़ियों को और व्यक्तियों को उस शीशे में देख सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसमें जो दर्पण है वो क्या है, उत्तल दर्पण है। दूसरा हमारा पॉइंट है कि कांच के टुकड़े को की बाहरी सतह को पॉलिश करने के बाद अवतल दर्पण का निर्माण होता है। कांच के टुकड़े की बाहरी सतह को अगर आप पॉलिश करते हैं तो अवतल दर्पण का निर्माण होगा, और कांच के टुकड़े के भीतरी सतह को जब हम पॉलिश करते हैं, राजतीत मतलब क्या होता है, पॉलिश करना, तो जब हम उसे पॉलिश करते हैं तो क्या होता है, उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। गोली दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, ठीक है, मतलब क्या क्या नाम लागू होते हैं जब आप इसे पढ़ते हैं गोली दर्पण को। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, गोली दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। पहला हमारा क्या है, ध्रुव। ध्रुव होता क्या है, तो गोली दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अगला हमारा है वक्रता केंद्र, जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, उस गोले का वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब अगर ये कोई एक आपके पास गोला है, ठीक है, मान लीजिए कोई खोखला गोला है, तो उस खोखले गोले का केंद्रीय भाग क्या होगा, यहाँ पे उसका केंद्रीय भाग होगा। तो ये जो कांच का केंद्रीय भाग है, यही उसका क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो वक्रता केंद्र होता क्या है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्रीय भाग ही क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। अगला हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो ध्रुव से लेकर, क्योंकि हमने आपको बताया कि दर्पण का मध्य भाग क्या होता है, ध्रुव होता है, तो ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र की दूरी ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि प्रधान या मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को हम प्रधान अक्ष भी कहते हैं या फिर मुख्य अक्ष तो कहते ही हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जाना जाता है। तो गोली दर्पण मतलब मुख्य अक्ष होता क्या है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है वही क्या होती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। और गोली दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी क्या होता है, तो किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष समांतर आती हुई प्रकाश किरणों को दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। मतलब जब अवतल दर्पण पर प्रकाश पड़ने के बाद जिस बिंदु से वो गुजरेगी परावर्तन होने के बाद, तो जिस बिंदु से गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस। और ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो फोकस किसे कहते हैं, जब मान लीजिए ये दर्पण है, जब इस पर कोई प्रकाश पड़ेगी, ठीक है, तो परावर्तित होगी। ठीक है, लेकिन इसमें बात क्या किया गया है कि जब हमारा वस्तु क्या हो, अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण हम लोग बना लेते हैं, ये रहा हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, पीछे हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। तो होता क्या है कि ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, एक सीधी रेखा क्या है, मुख्य अक्ष। क्यों, क्योंकि इसका केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, मुख्य फोकस। तो फोकस दूरी होती क्या है, गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। अगर ये आपका अवतल दर्पण है, पीछे हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया, तो बीच की जो रेखा होगी यही क्या होती है, मुख्य अक्ष। और दर्पण का मुख्य बिंदु जो बीच का पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और दर्पण का जो केंद्र मतलब उस खोखले गोले का जो भाग था
उसके केंद्रीय भाग को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव का जो मध्य भाग होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, जिसे हम कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, फोकस। तो गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसे हम कैपिटल एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला हमारा है कि छोटे द्वारक के गोली दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी से दुगनी होती है। मतलब छोटे द्वारक का गोली दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी से दुगनी होती है। क्यों? क्योंकि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के दुगनी होती है, और जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। इसी पे बेस्ड क्या होता है, एक रिलेशनशिप आता है, मतलब इनके बीच में संबंध आता है। क्योंकि जो वक्रता त्रिज्या होता है उसे हम किससे दिखाते हैं, आर से। तो जो आर होता है, स्मॉल आर से, एक सेकंड रुक जाइएगा, जो वक्रता त्रिज्या है उसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल आर बराबर जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की आधी होती है। तो स्मॉल आर बराबर 1/f होता है। मतलब जो वक्रता त्रिज्या होगी वो फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है। जबकि जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या के क्या होता है, दुगुना होता है। तो f इक्वल टू क्या होता है, r इक्वल टू, एक सेकेंड थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इस प्रकार से होगा। जो r है ये वक्रता त्रिज्या है, अगर हमें r निकालना हुआ तो फोकस दूरी का हम क्या कर दें, दुगुना कर देंगे। तो r इक्वल टू क्या होता है, 2f। मतलब अगर हमें वक्रता त्रिज्या चाहिए, अगर फोकस दूरी दी हुई है तो फोकस दूरी का दुगुना ही क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। जबकि अगर हमें फोकस दूरी निकालना हुआ तो फोकस दूरी हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो f इक्वल टू क्या आता है, 1/r। 1/r ये क्या है, फोकस दूरी निकालने का। अगर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी सदैव 10 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि उसके आधी होती है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के। और अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पूछ लिया जाए कि वक्रता त्रिज्या बताइए, तो हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या r बराबर 2f होता है। तो फोकस दूरी गुणे 2 करेंगे तो फोकस दूरी का मान अगर 10 है तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो 10 2 जा 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा कि गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो गोली दर्पण की फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, और जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का दुगुना होता है। ध्यान दीजिएगा, जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का दुगुना होता है, और जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको फोकस दूरी निकालना है तो f इक्वल टू r/2 कर दीजिएगा। f इक्वल टू r/2, f इक्वल टू r/2। ठीक है, एक सेकेंड, f इक्वल टू r/2। तो फोकस दूरी अगर आपको निकालना है तो वक्रता त्रिज्या का बटे 2 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी निकल आएगी। ठीक है, तो इसके बीच का संबंध अगर आपसे पूछा जाए कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो आप यही बताएंगे कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के दोगुनी होती है, 2 गुणे f, 2 इंटू एफ। जबकि फोकस दूरी क्या होता है, r/2 होता है। फोकस दूरी बराबर r/2। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब आप देखिए फिगर के थ्रू आप देख पाएंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। आप ये देखेंगे, आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण, और दर्पण पर टकराने के बाद जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। ये बीच में एक रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम, अभिलंब कहते हैं। और ये क्या है, परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। ठीक है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। जिस बिंदु पर ये स्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आप बढ़ते हैं। फिगर के माध्यम से आप देख पाएंगे ये पहला वाला जो है वो अवतल दर्पण है, क्योंकि उसका दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ है और उभरा हुआ भाग पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, और दूसरे फिगर में आप देख पाएंगे
कि दबा हुआ भाग उसका पॉलिश किया गया है और उभरा हुआ भाग उसका परावर्तक पृष्ठ है। तो ये आपका अवतल दर्पण है पहला वाला। दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण है। उत्तल कैसे? उत्तल मतलब उभरा हुआ भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ हो और दबा हुआ भाग पॉलिश किया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। और जिसका दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो और उभरा हुआ भाग पॉलिश किया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश की किरण यहाँ से चली और जिस परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु से गुजरी है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरी है, उसे ही हम क्या कहते हैं? फोकस। देखिए आप, फोकस को हम क्या कहते हैं? एफ से इंडिकेट करते हैं। दर्पण के केंद्रीय भाग ध्रुव को हम किससे दिखाते हैं? पी से। फोकस को एफ से और वक्रता केंद्र को सी से दिखाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा पॉइंट होगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? ठीक है, अगला हमारा पॉइंट क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। तो यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन और जो कुछ चीज़ें अभी छूट रहे होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। वेरी वेरी थैंक्स।